कैसे हैं बच्चों आप सभी। आज की मॉर्निंग को हम गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं। यस्टरडे आई कुड नॉट रिकॉर्ड एनी क्लास क्योंकि कल हमने खो दिया बहुत ही अच्छे एक्टर को और एक बहुत अच्छे इंसान को। हाँ, हम बात कर रहे हैं इरफान खान की। और आई वॉज फीलिंग सो सैड कि हम क्लास ही को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। एंड देन आई वॉच्ड हिज लास्ट मूवी अंग्रेजी मीडियम। देन आई फेल्ट एन एक्टर नेवर डाइज। तो कोई भी अभिनेता कभी मरता नहीं है, वो जीवित रहता है अपने उन कैरेक्टर्स में जिनमें वो अभिनय करके गया होता है। तो ठीक है, जीवन का नाम चलना है। हम अपने बहुत सारे लोगों को खो देते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है और हमें सीख लेनी चाहिए कुछ अच्छी चीज़ें उनसे। दैट ही वॉज ए सेल्फ मेड मैन एंड वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स हिज वर्क। चलिए, तो हम भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और हम पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय का अपना सेकेंड लेसन। और ये इसकी लास्ट थ्योरी क्लास है। तो लास्ट क्लास में आपने बच्चों क्या स्टडी किया था? आपने एक थिन प्लेट की वजह से जिसपे इक्वल आवेश का वितरण है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था गॉस की थ्योरम को यूज़ करके। और वो वैल्यू कितनी आई थी आपको? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ सिग्मा क्या होता था? यहाँ सिग्मा होता था आवेश पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट को आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या नहीं आता था कि यहाँ पे कहीं भी एरिया या डिस्टेंस नहीं आ रही है। यानी कि अगर कोई प्लेट है, पतली प्लेट, थिन प्लेट है, तो उसके आसपास कितनी डिस्टेंस है? बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको। थोड़ी डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हर जगह इतनी होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? थिन प्लेट की। अभी हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या स्टडी किया, और ये कैसी के लिए? नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए है। ठीक, अभी क्योंकि हमने एग्जाम्पल में पॉजिटिवली चार्ज ले ली थी, तो जो फील्ड थी वो अवे फ्रॉम द प्लेट थी। अगर हम यही निगेटिवली चार्ज ले लेंगे तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी ही रहेगी, और बस जो फील्ड है वो आपकी टूवर्ड्स द प्लेट हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या स्टडी किया कि अगर मान लेते हैं प्लेट कैसी है? कंडक्टिंग है। कैसी है? कंडक्टिंग। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती थी? वैल्यू आपकी इसकी जस्ट डबल हो जाती थी, यानी E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है। यानी अगर कोई नॉन कंडक्टिंग एक सीट है तो उसकी वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और अगर वो कंडक्टिंग है तो उसके पास होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आज जो हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं, आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन, यानी बीच में, एंड आउटसाइड टू नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज प्लेट्स। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन समान पृष्ठ घनत्व की। अभी देखिए, हमने ये दो प्लेट्स ले रखी हैं। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है। एक पर आपका चार्ज कैसा है? धनात्मक, यानी पॉजिटिवली चार्ज है, और एक पर ऋणात्मक, यानी ये निगेटिवली चार्ज है। लेकिन दोनों पर जो आवेशीय पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा ही है, राइट। यानी इस पे अगर आप निकालेंगे Q, चार्ज Q है, और इस पे भी चार्ज Q है, तो जो सिग्मा की वैल्यू है इसमें प्लस Q अपॉन A है, और इसमें कितना है? सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन A। बस अंतर ये है, और सिग्मा की वैल्यू दोनों में कैसी है? सेम है। देन हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, ये सीट्स कैसी हैं? नॉन कंडक्टिंग है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि दो पॉइंट, यानी इधर आउटसाइड ले लीजिए किसी भी तरफ, या इनसाइड कितनी फील्ड होगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट। ये पॉइंट P है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हम क्या करेंगे? डायरेक्शन के साथ अगर ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी ना। तो इस पॉइंट P पर, P क्या है? इनसाइड द प्लेट्स है, और P डैश क्या है? आउटसाइड द प्लेट्स। तो इनसाइड द प्लेट्स, इनसाइड द प्लेट्स क्या होगा? P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मान लेते हैं वो है E1 प्लस E2 विद डायरेक्शन। E1 क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 क्या है? निगेटिवली चार्ज की वजह से। तो आप जरा देखिए, हमें पता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज हमारी शीट होती है तो अवे होती है फील्ड। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे E1 का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ, सॉरी E1 का डायरेक्शन। अब इसकी वजह से अगर E2 रखें तो निगेटिवली चार्ज की वजह से क्या होता है? टुवर्ड्स द सीट, तो फिर से डायरेक्शन यही हो जाएगा।
E2, यानी E1 E2 का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा. नाउ अब वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है, आवेश घनत्व, तो इसकी वजह से फील्ड कितनी होगी, सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. इसकी वजह से भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. मैंने इसे सीधे ऐड कर दिया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. नाउ व्हाट इट कम्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो जो अगर दो सेम चार्ज डेंसिटी वाली, एक पॉजिटिवली और एक निगेटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स पास पास रखी हों, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ आउटसाइड द प्लेट्स, इधर ले लीजिए उधर ले लीजिए, बात एक ही है, यानी प्लेट्स के बाहर. फिर वही काम करते हैं, यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E1 डैश लिख लेते हैं इसको, और इस सीट की वजह से इधर, क्योंकि टुवर्ड्स द फील्ड E2 डैश. नाउ वैल्यूज कैसी होंगी, वैल्यूज तो सेम होंगी. देन E इज इक्वल्स टू, अब मैं इसे लिखूंगी E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, या डिफरेंस लिख देते हैं. क्यों, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. फिर भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप प्लस ही लिखेंगे. क्यों, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन नहीं है ना, इसमें भी डायरेक्शन के साथ लिखेंगे. नाउ वैल्यू अगर आप रखेंगे तो E1 की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि E1 डैश और E2 डैश की वैल्यूज तो, सॉरी डैश कर देते हैं, E1 डैश और E2 डैश की वैल्यूज तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कितना आएगा, 0. यानी कि आउटसाइड कोई भी फील्ड नहीं होगी. यानी यदि हम एक पेयर ले लें जिसमें दोनों प्लेट्स कैसी हो, नॉन कंडक्टिंग हो, और दोनों पर आवेश घनत्व तो सिग्मा ही हो, तो इनसाइड द प्लेट्स तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन आउटसाइड द प्लेट्स वो फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, यानी कोई भी फील्ड नहीं होती है. इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं बहुत सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जिनमें से एक होता है आपका कैपेसिटर, राइट. उसमें भी हम यही काम कुछ करते हैं कि एक धनात्मक प्लेट लेते हैं, ऋणात्मक प्लेट लेते हैं, तो उसके बीच में फील्ड क्रिएट होती है, और वो कितनी क्रिएट होती है ये सब हम कैलकुलेट करेंगे उस चैप्टर में जब स्टडी करेंगे. बट हम इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे कि बाहर जितनी भी फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाती है, यानी बाहर कोई भी फील्ड नहीं होती है, अंदर सिर्फ फील्ड होती है और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ अब हम क्या करते हैं, हम फिर एक सिस्टम स्टडी करते हैं. एक स्फेरिकल सेल है, कैसा सेल है, सेल है, इसका मतलब हम फिर से पृष्ठ घनत्व लेंगे. स्फेरिकल सेल है यानी एक इस तरीके का बॉल है जिसके अंदर कुछ नहीं है और बॉडी है उसकी, केवल सिंपल बॉल जैसे बच्चे खेलते हैं वो बॉल की तरह है. हम उसे ड्रॉ करके भी समझेंगे. तो निकालते हैं कि उस बॉल पे अगर चार्ज है, और आपको पता होना चाहिए हम जो ले रहे हैं सेल और स्फीयर दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम अभी किसको पढ़ना चाहते हैं, सेल को, और उस पे चार्ज है. तो किस तरीके से हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस थ्योरम को यूज करके. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू charged spherical cell inside on and outside the cell. तो अब देखिए हम एक बॉल ले रहे हैं और ये अंदर से खोखली है, अंदर से कैसी है, खोखली. उसी को हम बच्चों सेल बोलते हैं, सेल उसी को बोलते हैं. मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये सर्कुलर बन जाए और आपको समझ में आए. थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि सर्कल बन जाए. ये सेल है और इस पे क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. ये एक सरफेस है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये आपको क्लियर रखना है कि ये सेल है. ये वर्ड देखिए सेल, अंदर से खोखला है, तो इस पे चार्ज दिया है, तो हमने मान लिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, पूरे पे चार्ज डिवाइडेड है. नाउ इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर है, ये हमारा
कैपिटल आर है। हमको फाइंड आउट करना है कि इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल और सेल के पृष्ठ पे, तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलते पहले मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि कोई पॉइंट P है आउटसाइड। हम ऐसे जनरल पहले इसको डेरिवेट करेंगे, फिर वैल्यूज पता चल जाएंगी, पर मैं आपकी सुविधा के लिए ऐसे लिख रही हूँ। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है स्मॉल r। तो हम सबसे पहले गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ को एज्यूम करते हैं। तो ये जो चार्ज है और गॉसियन पृष्ठ में एज्यूम करते समय 3 बेसिक कंडीशंस क्या होती थी, उनको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। पहली कंडीशन क्या होती थी कि वो आवेश को पूरा ढक ले। तो हम ये एक सेल है, तो सेल को पूरा ढकने वाला क्या होगा, अनदर सेल, एक दूसरा सेल होगा। यानी एक बॉल है, अगर उसको पूरा कवर करना है तो एक दूसरी बड़ी बॉल लेनी पड़ेगी जो उसको कवर कर ले, राइट। अब दूसरा क्या होता था, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट उस पृष्ठ पे होना चाहिए। यानी कि अगर ये एक सेल है कैपिटल आर रेडियस का, तो हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल होगा। लेट मी ड्रॉ इट, पर ट्राई करते हैं। और ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये गॉसियन है, लाइक आप ये अभी इसके आकार पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा, ये स्फेरिकल ही है, बिकॉज हम इस पर कुछ ऐसा यूज नहीं कर सकते, ये ठीक है। तो अब ये सेल बन गया, ये कैसा कौन सा पृष्ठ है हमारा, गॉसियन। ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ। अब हमें पता है कि गॉसियन पृष्ठ, अब इसकी रेडियस हमको पता है, तो हम यूज करते हैं अपनी गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम में हम क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। नाउ हम P पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब एक दूसरी चीज, सिमेट्री देख लीजिए। हम गॉसियन सरफेस ऐसा मानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक हो। ऑब्वियसली इस स्फेरिकल सेल पे सब जगह डिस्टेंस इस सेंटर O से कितनी होगी, स्मॉल r ही होगी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह डिस्टेंस r होगी। और यहाँ पे ये मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द सेल सब जगह क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी, और उसका जो परिमाण होगा वो सेम होगा और आउटसाइड द सेल होगा। तो ये देखते हैं E कैसा है, एक तरीके से कांस्टेंट है तो इससे बाहर आ जाएगा। नाउ फाई E इज इक्वल्स टू E टोटल सरफेस इंटीग्रल dA। तो dA क्या है, इस पूरे सेल का एरिया। तो ये सेल है, सेल का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, E। यहाँ लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर, ये जो r स्क्वायर है ये आपका टोटल एरिया हो गया, राइट, 4 पाई r स्क्वायर। नाउ हम गॉस की थ्योरम से क्या बोलते थे, इसको किसके बराबर होना चाहिए, इसके अंदर कितना चार्ज है, मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू है Q अपॉन A, राइट। Q मान लेते हैं टोटल चार्ज है, तो हमारा फाई E इज इक्वल्स टू क्या होता था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस की थ्योरम थी, इसको सेम कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। नाउ यहाँ से E आपका वैल्यू मिला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अभी एक चीज देखिए, आपको याद आ रहा है ये फॉर्मूला क्या है, ये तो ऐसा ही लग रहा है, ये तो एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब कि अगर हम किसी स्फेरिकल सेल में चार्ज Q देते हैं जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली सेल में, तो वो इस तरीके से बिहेव करता है आउटसाइड द सेल कि जैसे सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ हो। यानी एक पॉइंट चार्ज इसके टोटल चार्ज के बराबर यहाँ रखा हो, उसी की तरह बिहेव करता है एक स्फेरिकल सेल जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली ओवर द सरफेस। नाउ अभी मान लेते हैं कि हमको डेंसिटी पता है। अगर चार्ज डेंसिटी सेल में सिग्मा है तो क्या होता है Q अपॉन A। एरिया कितना है आपका, Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा, एरिया कितना होता है इसका 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। हमने कैपिटल R क्यों रखा है, क्योंकि कैपिटल R पे ही तो होगा ना, इस वाले पे चार्ज होगा। तो ये रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से आपको वैल्यू सिग्मा के फॉर्म में आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर।
Now 4 pi's cancel, r square upon r square, then E is equals to sigma upon epsilon naught capital R square upon small r square. This is, ये क्या है, आउटसाइड द सेल, यानी आउटसाइड द सेल आपकी E की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. अब क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं ऑन द सेल क्या होगा. ऑन द सेल जब आप करेंगे तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल R की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी, रख दीजिए r स्क्वायर कैंसिल, यानी E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. वंस अगेन ये बिल्कुल किस तरह से बिहेव कर रहा है, जैसे पॉइंट चार्ज यहाँ O पे रखा हुआ हो, टोटल चार्ज Q के बराबर. नाउ इनसाइड द सेल, अगर मान लीजिए इनसाइड द सेल है तो मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है P डैश, फिर गॉसियन सरफेस मानिए आप. गॉसियन सरफेस कैसे मानेंगे, पर आप एक चीज यहाँ ये देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0. तो जब हम टोटल चार्ज 0 रखेंगे तो ये Q की वैल्यू कितनी आएगी, 0. यानी यहाँ पर कुछ भी रखा रहे E की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 0 ही आएगी. यानी इनसाइड द सेल E की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0. दैट इज वाई सारा चार्ज ऊपर सरफेस पे होता है. यानी एक स्फेरिकल सेल की वजह से इनसाइड द सेल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है. ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड आउटसाइड द सेल कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर Q के टर्म्स में. अदरवाइज आप जनरल टर्म्स में लिखेंगे तो होती है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द सेल, और स्मॉल r क्या है, सेंटर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस. नाउ अगर हम ये सेल ना ले करके एक गोला ले लें, यानी स्फीयर ले लें, सॉलिड स्फीयर ले लें, जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज का वो वॉल्यूम में है. अभी हम किस में स्टडी कर रहे थे, सरफेस में सेल लिया हुआ था हमने. अब अगर हम क्या करें कि हमने आयतन में वितरण किया है, याद कीजिए आपको मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लास्ट क्लासेस का लिंक देख सकते हैं. तो आपने पढ़ा था कि आयतन आवेश घनत्व, यानी अगर हम आयतन में डिस्ट्रीब्यूट कर दें चार्ज को तो जो आवेश आयतन घनत्व होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है, उसे हम रो से डिनोट करते हैं, दैट इज Q अपॉन V. यानी टोटल वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसी को हम बोलते हैं. तो अभी हमने क्या लिया है, स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर, सेल नहीं है ये. फिर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों. इस बार ये सॉलिड है, कैसा, सॉलिड, यानी ये मटेरियल है. मैं कैसे इसको ड्रॉ करूं आपको पता चले, यानी सॉलिड बॉल है, जैसे टेनिस का बॉल होता है, ये टेनिस के बॉल की तरह है. और जो चार्ज है वो इक्वली वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो Q अपॉन V है. यहाँ से आप Q को ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R. ओरिजिनल इसका रेडियस ये है, कैपिटल R. तो आपको पता है Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू V कितना है, 4/3 पाई R क्यूब. ओके, तो इसे हम यूज करेंगे. अभी अगर हमें तीनों पॉइंट्स पे वैसे ही कैलकुलेट करना है गॉस थ्योरम से, एट द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, तो सबसे पहले हम जनरल निकाल लेते हैं. मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, R डिस्टेंस है सेंटर से. तो फिर वही करेंगे, अगर हमें इस गोले को कवर करना है तो हमें गॉसियन पृष्ठ, या ध्यान रखिए हमें गॉसियन सरफेस ही मानना है, वो सरफेस ही होगा. ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूर आयतन में है लेकिन वो सरफेस ही होगा. तो हम एक बॉल होगी ना जो इसको कवर करेगी, तो ये एक स्फेरिकल बॉल है. वंस अगेन वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं. आई एम ट्राइंग कि ये सर्कुलर ही बने, स्फेरिकल शेप बने, बट अगर नहीं बनता है तो यू शुड मैनेज कि ये स्फेरिकल ही है, एक्चुअली बन नहीं रहा बिल्कुल भी स्फेरिकल. ये पॉइंट P है, तो राइट स्फेरिकल ही है, आप मान लीजिए, वो ड्रॉ नहीं हुआ ठीक ढंग से. तो ये R है, तो हमने ये गॉसियन पृष्ठ मान लिया. अब शुरू करते हैं बिल्कुल सेम,
फाई ई इज इक्वल्स टू होता था इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, राइट। अभी देखिए यहाँ पे भी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, स्फेरिकल पे आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज हमने माना है, और हर जगह कैसी होगी, आउटसाइड परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत होगी। तो जो वैल्यू है वो सेम होगी, इसलिए ई को आप बाहर निकाल सकते हो, ई इंटीग्रल डी ए। अभी देखिए टोटल एरिया कितना होगा, यहाँ से एरिया फिर से आप कैलकुलेट कीजिए, एरिया की वैल्यू आपको फिर से वही मिलेगी। यहाँ पे देखिए एरिया, अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं रखना, हम चार्ज जब रखेंगे तब वो रख लेंगे। एरिया फिर से कितना होगा, E इज इक्वल्स टू, यहाँ से एरिया, ये पूरा एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, राइट। गॉस थ्योरम से ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। Q चार्ज कितना है, ये Q यानी ये Q, तो Q की वैल्यू आप यहाँ रखिए, रो 4 पाई r क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ना ध्यान दीजिएगा, 4 पाई कैंसिल, ये r नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि ये स्मॉल r है, कैपिटल R है, राइट। देन E इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया था, रो r क्यूब अपॉन 3 स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, राइट। एप्सिलॉन नॉट कहाँ से लग गया भाई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा, देन E का जनरल फॉर्मूला आपका आ गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब अपॉन थ्राइस r स्क्वायर, राइट। ये आपका है r जनरल पॉइंट पे, यानी r डिस्टेंस पे। यहाँ मान लेते हैं कि हम ऑन द सरफेस यानी गोले पर, स्फीयर पे कोई पॉइंट है, तो हम इस r की जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन थ्राइस r स्क्वायर r क्यूब कैंसिल, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r बाई 3। E इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r बाई 3, राइट। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि आउटसाइड द स्फीयर एंड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या होंगी। नाउ यू कम कि इनसाइड द स्फीयर अगर हम कोई पॉइंट लें तो क्या होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सेल नहीं है, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है कि अंदर भी चार्ज है, तो हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपनी चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा सेल है, सॉरी सेल नहीं है, छोटा सा स्फीयर है अंदर, जिसकी रेडियस जो है वो r डैश, स्मॉल r डैश लिख लेते हैं। सेम फिर आप कैलकुलेट करोगे, फाई E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। वंस अगेन E यहाँ भी आउटसाइड ही होगा, तो आप E को बाहर ला सकते हैं, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना E एप्सिलॉन नॉट डी ए, इस छोटे से एरिया का जो एरिया होगा वो कितना होगा 4 पाई r डैश स्क्वायर, जो भी आपने मैंने r डैश लिख दिया ताकि आप इस r से कंफ्यूज ना हो, हालांकि वो r ही लिखेंगे। नाउ Q, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ये जो चार्ज Q है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए टोटल चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी थी, रो, तो आपका जो चार्ज होगा वो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई दिस वॉल्यूम। ये जो छोटा वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कितना होगा, ये हो गया 4/3 पाई r डैश क्यूब, ये हम रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे रो इंटू 4/3 पाई r डैश क्यूब। नाउ 4 पाई is cancel, then is r dash square is equals to rho by 3 r dash cube, ओके। ये मैं एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल जाता, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E का वैल्यू आपको मिल रहा है रो बाई 3 r डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वन थिंग आप याद रखिए, सेल के इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन एक स्फीयर के इनसाइड जिसमें इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, इनसाइड द
स्फीयर भी एक फील्ड होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जब हम एक स्फीयर को इक्वली चार्ज करते हैं वॉल्यूम में, तो इनसाइड कोई भी फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होती, जबकि सेल के केस में वो अंदर जीरो होती है। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीट इन द सेंस कि हम किस तरीके से गॉस थ्योरम को यूटिलाइज करते हैं। 12th के सिलेबस में आपकी यूपी बोर्ड में इतना ही है, लेकिन हम इसे फर्दर सिर्फ 2-4 चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि हम जनरली एक सीख लेंगे कि किस तरीके से हम गॉसियन थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। और बच्चों एक चीज़ और है कि किसी भी क्वांटिटी का किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे जो डिपेंडेंसी है उसका एक ग्राफिकल मेथड होता है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, कहीं इन केस मान लीजिए ऐसा है, तो जब हम ड्रॉ करेंगे स्मॉल r को और E को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? R जब बढ़ रहा है तो E बिल्कुल वैसे ही बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, R मान लो 0 है तो E भी कितना होगा 0। R को मान लो R डैश को ट्वाइस R कर दोगे इसके अकॉर्डिंग, तो E डैश बराबर क्या हो जाएगा ट्वाइस E। यानी बिल्कुल कर्व कैसा है, डबल जस्ट डबल। तो ये किस तरीके का कर्व बनेगा, इस तरीके का, राइट। यानी एक रिलेशनशिप हम हमेशा ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसी आएगी। तो हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने स्फीयर वाला केस लिया था, तो ये मान लीजिए स्फीयर है और हम यहाँ पे डिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर पे R 0 है ना, इसलिए 0 हो जाएगा। R 0 है यानी सेंटर पे टोटल चार्ज 0 है, इसलिए 0 है, राइट। यानी यहाँ 0 है और जो जो हम यहाँ आगे बढ़ते थे तो क्या होती थी, बढ़ती जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये और कैसी है, डायरेक्ट है, R के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ होगा। तो आप ऐसे बना सकते हो। अब इस डायरेक्शन में आउटसाइड, तो आप ऐसे बना लीजिए। थोड़ा सा ये ड्रॉ करने में मेरे से मिस्टेक हो रहा है। राइट। अभी क्या होगा, उसके बाद जब हम इस पॉइंट से यानी ऑन द सरफेस से दूर जाते हैं तो क्या होने लगती है, फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होता है और वो कर्व किस तरीके का होता है, लाइक दिस। यानी डिस्टेंस बढ़ने पे फिर डिक्रीज होने लगती है वैल्यू। तो ये क्या है, इस y एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस एक्सिस पे डिस्टेंस, इधर या इधर माइनस ले लीजिए। तो ये एक डिपिक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए है। हम किसी के लिए भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये किसके लिए है, स्फेरिकल नहीं स्फीयर के लिए है, जो कैसा है, इस पे पूरे पे चार्ज है, यानी आयतन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तब है। तो आप अलग अलग ड्रॉ करके देखिएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल एक्सप्लेन इन न्यूमेरिक्स क्लास। नाउ हम इसे सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस लेसन में स्टडी किया है और हम न्यूमेरिक्स में किस तरीके से उसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। दूसरा क्या होता है, जो आपकी गॉस की थ्योरम है उसका डेफिनेशन क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dot dA from a surface is always equal to 1 upon epsilon naught times of the charge included by the surface। तीसरा क्या है, एक अगर आवेशित अचालक प्लेट है जिसपे क्या है सिग्मा की डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसके के निकट यानी उसके पास E की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिए अचालक। चौथा क्या है, अगर एक पेयर है, मतलब पेयर नहीं चलिए चालक, मान लीजिए कोई चालक चादर है जिसपे आपका आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उसके पास निकट
यानी जस्ट उसके इस तरफ या इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन द सेम वे अगर हम एक पेयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स ले लेते हैं इस तरीके से, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इनसाइड फील्ड E इज इक्वल्स टू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड आउटसाइड E आउटसाइड कितनी होती है, 0, E इनसाइड। इन द सेम वे आप स्फीयर के लिए और गोले के लिए भी लर्न कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब समअप है। अब आप क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी, फैक्ट्स भी देखेंगे कि गॉस थ्योरम का फर्दर क्या यूज़ है अदर देन दिस सिलेबस। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए जिसको आपकी बहुत ज़रूरत है। और वंस अगेन वी ऑल आर मिसिंग मिस्टर इरफान खान, और हम उन्हें हमेशा जीवन में याद रखेंगे उनकी अदाकारी के लिए और उनके सच्चे व्यक्तित्व के लिए और उनकी बोलती आंखों के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें।